हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 27 अक्टूबर 2023 के प्रमुख समाचारों पे नज़र डालते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचारों पर अगर हम नज़र डालें तो पहला न्यूज़ जो है वो है कि एक कह सकते हैं कि चिंता करने वाला समाचार है कि कतर एक देश है, उसमें हमारे 9 पूर्व सैनिक यानी 9 भारतीयों को, वो पूर्व नौसैनिक भी रहे हैं, उनको जो है मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। ठीक है, तो ये मुद्दा चर्चा में है और इस पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्यों दी गई है और हमारा कतर का संबंध कैसा रहा है और इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जो भी जागरूक भारतीय है, हर भारतीय की इसको चिंता होती है कि हमारे किसी नागरिक को किसी देश में इस तरह की सज़ा दी जा रही है। ठीक है, जहाँ तक दूसरा मुद्दा है वो है लोकसभा की आचार समिति, इथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा या इथिक्स कमेटी इन जनरल आप ले लो, सामान्य तौर से इथिक्स कमेटी या आचार समिति। ठीक है, इंग्लिश में इथिक्स कमेटी कहते हैं, हिंदी में आचार समिति कहते हैं, तो इसलिए उसका इंग्लिश भी हम लिख देते हैं कि कहीं आप कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा पे जो है पैसे लेकर प्रश्न पूछने का आरोप लगा है। उसको लेके जो है निशिकांत दुबे के मार्फत से एक उनका सहयोगी पुराना उसने जो है वो अपील कर रखी है इस एथिक्स कमेटी में, और वो कमेटी में जो है कल यानी 26 अक्टूबर को वो जो वकील है और जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिनके मार्फत वो किया गया है, दोनों को बुलाया गया था और 31 अक्टूबर को महुआ मित्रा को पेश होने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये इसको समझेंगे कि ये क्या कैसे काम करती है। ठीक है, तीसरा है इसको एक जैसे कल ही न्यूज़ में हमने पढ़ाया था कि भारत जो है आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए नीति आयोग को प्रारूप बनाने के लिए किया है, यानी भारत आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करने के लिए जो वो भी क्रिटिकल आपूर्ति श्रृंखला जो है उसमें से सेमीकंडक्टर या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए जो है लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसी के संदर्भ में आपका महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जापान के साथ जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लेके दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, तो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन या समझौता सहयोग समझौता, इसको लेके कल सरकार ने इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी परसों। ठीक है, तो ये 3 न्यूज़ हैं, इसको हम चर्चा करते हैं। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी। देखिए मामले को जहाँ तक देखें कि कल ही जो है कतर की एक अदालत ने, कतर मतलब कतर की राजधानी दोहा की एक अदालत ने, स्थानीय अदालत ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड की सज़ा दी है। खुल के तो बात नहीं की जा रही है कि क्या उन पे आरोप है न हो, सरकार जानती होगी, अलग बात है, लेकिन जो आरोप छन के आ रहे हैं कि इन पे जासूसी का आरोप है और उस जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इन पे जो है मार्च 2023 से सुनवाई शुरू हुई थी। और इस मामले में अगर देखा जाए कि कौन है ये भारतीय, तो ये भारत के पूर्व नौसैनिक हैं और वहाँ पे एक कंपनी है जो ओमान का एक नागरिक हैं, वहाँ के वायुसेना के, उसके तहत वो बनी एक कंपनी है, उस कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे। उसमें से एक तो जो पूर्व नौसैनिक है उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वह कंपनी कतर की जो नौसेना है उसको ट्रेनिंग देने के लिए और उसमें कई सारे रक्षा सुरक्षा के मामलों में वो सहयोग करती थी। और साथ ही में वो कंपनी जो कतर की नौसेना जो इटली के आधारित स्टील्थ पनडुब्बी बना रही है उससे भी जुड़ी हुई थी। ठीक है, और जो आरोप मीडिया में आ रहे हैं कि वो इन पे आरोप है कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ठीक है, ऐसा हालांकि खुल के न कतर ने कहा है न भारत ने कहा है, क्योंकि ये दोनों, कतर हमारा अगर देखा जाए कि कतर जो है वो भारत का बहुत करीबी संबंध रहा है, दोनों देशों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारे 7 लाख जो है लोग वहाँ पे रहते हैं, वो दूसरी कम्युनिटी है एक तरह से देखा जाए कतर में। कतर भारत को लगभग 43 से 48% के बीच में LNG लिक्विड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस सप्लाई करता है और हम उसके चौथे ऐसे देश शीर्ष आयातक देशों में हैं।
हम उसके तीसरे शीर्ष निर्यातक देशों में हैं। तो कुल मिला के, और इसके साथ ही साथ 2008 से भारत कतर के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है। तो कुल मिला के भारत कतर का संबंध बहुत मजबूत रहा है, कभी कोई में बहुत चुनौती नहीं आई थी। हाँ, पिछले साल नुपुर शर्मा के मामले में कतर वो पहला मुस्लिम देश था जिसने उसकी आलोचना की थी और भारत के राजनयिक को बुला के कहा था। तो एक छोटा सा मसला वो था, उसमें उसको तो चलो सरकार ने और उस तरह से करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड करके उस मामले को रफा दफा कर दिया था। लेकिन ये एक ऐसा मामला है क्योंकि ये कहीं ना कहीं 9 पूर्व सैनिकों का मामला है और वहाँ पे रहने वाले जो भारतीय रहते हैं उनके हितों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये दोनों के संबंधों के लिए एक कठिन चुनौती है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं, जैसे जो भारत के पूर्व राजनयिक रहे हैं और जो सारे लोग रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको सज़ा नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए, भारत ने भी कई मामले में, जैसे भारत का ही मामला रहता और किसी अदालत में किसी दूसरे देश के नागरिक की तरफ सज़ा चल रही होती तो उसमें भारत सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे वहाँ के कतर के जो अमीर हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, जो अमीर हैं, वो हर साल क्षमादान देते रहते हैं। ठीक है, तो मोदी जी के उनसे बहुत व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं और हाईएस्ट लेवल पर अगर इस बात को उठाया जाएगा तो उम्मीद की जाती है कि अगर उन नागरिकों के जो परिवार वाले हैं वो अगर क्षमा याचना करते हैं, क्षमादान याचना जैसे हमारे राष्ट्रपति के समझ किया जाता है, तो हो सकता है कि उनको मुक्ति मिल जाए। इसलिए जो राजनयिक कहना है कि इसमें सज़ा नहीं होने वाली, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा उच्च स्तर पे ध्यान से देना है। और जहाँ तक भारत सरकार की प्रतिक्रिया है, वो ऑब्वियस है, इसको लेके कोई भी सरकार ऐसा तो नहीं चाहेगी कि उसके नागरिक कहीं मृत्युदंड की सज़ा पाएँ। लेकिन अच्छी बात ये है कि कतर और भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। कतर अमेरिका का भी बहुत अच्छा सहयोगी रहा है। हालांकि इजराइल हमास के संघर्ष में कतर की भूमिका को लेकर थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि वो एक तरह से हमास और वेस्टर्न वर्ल्ड यानी अमेरिका, मतलब हमास या जितने भी वहाँ के जो है उग्रवादी संगठन कार्यरत हैं उस क्षेत्र में, उनका कतर में कहीं ना कहीं संबंध रहा है। और अमेरिका कतर को, अगर कतर में देखा जाए तो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है मध्य पूर्व का, और उसके जरिए वो उन ज़रूरत पड़ने पे उन देशों के लोगों के साथ वो वार्ता करता है। ठीक है, तो इसलिए उम्मीद है कि ये चीज़ें सुलझ जाएगी। फिर भी हम इस पर आओ थोड़ा सा चर्चा और थोड़ा डिटेल से चर्चा देख लेते हैं अपने कोर्स के सिलेबस की तरफ। ठीक है, जैसे सबसे पहले किसी चीज़ को समझना हो तो पहले मामला क्या है। तो इसमें दोहा की एक कंपनी है, उसमें 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को जासूसी के एक कथित मामले में 26 अक्टूबर यानी कल दोहा की एक स्थानीय अदालत ने वो मौत की सज़ा सुना दी थी। ठीक है, और भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी यानी शॉक्ड है और कहा कि सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ठीक, और ये जो ये हैं जो हमारे नौसेना सैनिक हैं, वह अगस्त 2022 से ही हिरासत में हैं। ठीक है, और ये पहली सुनवाई मार्च में हुई थी। जो बता रहे हैं वही सारे पक्ष हैं। ठीक है, दोनों पक्ष इस मामले में कोई बात खुल के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि दोनों के संबंध बहुत सेंसिटिव, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मामला भी सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए उन पे आरोप लगा है जासूसी का, वो भी जो बता रहे हैं कि इजराइल के जासूसी का। तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उस देश के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के अपने नागरिक हैं। अब वो सही लगा है, गलत लगा है, क्या लगा है, वो तो सरकार के लेवल पे पता है। इसलिए सरकारें शांतिपूर्ण और गोपनीयता बनाए रखे हैं। ये मामला सदन में भी उठाया गया था, तो विदेश मंत्री ने कहा कि हम इस पे अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम इस पे नज़र रखे हुए हैं। बस यही बात उन्होंने बताई, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात जो हो सकता है कि अगर सामने वाला देश कुछ करना भी चाहे तो कई बार एक्सक्लेट हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण रखते हुए गोपनीयता बनाए रखे हैं। ठीक है, फिर मामले को निश्चित रूप से उच्च स्तर पे ही उठाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ही ये मामला उठेगा और हल हो जाएगा। ठीक है, भारतीय कौन है? देखिए, इसमें 8 पूर्व सैनिक हैं, 8 पूर्व नौसैनिक हैं। इसमें से कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ओमान की कंपनी है, ओमान का नागरिक इसका मालिक था और ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे पूर्णेंद्र तिवारी। और इनको 2019 में दोहा, कतर और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रवासी सम्मान भी 2019 में प्रदान किया गया था, जिसमें भारत के राजदूत भी थे
और कतर के जो विदेशी मामलों के जो सेनाध्यक्ष थे उनके उपस्थिति में ये दिया गया था। यानी ये इनका कहीं ना कहीं भूमिका थी। अब वहाँ से कैसे कहाँ तक बदला ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल हैं, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, ये नाम है, लेकिन मेन नाम ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इस कंपनी अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज इस कंपनी का नाम है। इसके ये एमडी हैं और इस कंपनी का मालिक ओमान का एक जो है पूर्व वायु सेना अधिकारी है, जो कि उसका मालिक है। उसे भी इन लोगों के साथ ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में नवंबर में उसे छोड़ दिया गया है। इन लोगों को वैसे नवंबर 2022 में उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन इन लोगों को जो है जेल में बंद, अभी तो उन पर सजा सुना दी गई है। ठीक है। और ये जो कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस, ये पहले बड़े उस पर अपनी वेबसाइट पे लिखती थी। इन लोगों का भी था, चूँकि एमडी ही थे, इनका भी वो करती थी और अपने को बताती थी कि वो कतर जो है कतर अमीर नेवल सर्विसेज को सप्लाई करती है, उसका लॉजिस्टिक देखती है। लेकिन इस समय वो अपनी वेबसाइट को बदल चुकी है। ठीक है। अब उस पर न कतर वाले वो है कि कतर नवल का कोई उल्लेख नहीं है, न ही इन भारतीयों का कोई उल्लेख है। ठीक है। तो ये कतर में कर क्या रहे थे, ये प्रबंधक निदेशक रहे हैं और भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में इनकी सेवाओं के लिए 2019 में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। यानी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे 2019 में, तभी इनको सम्मान मिला है। अब इन पे आरोप क्या लगा है, देखिए जो अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी कंपनी है वो कतर के नौसेना के साथ लॉजिस्टिक सहयोग में या एक कंसल्टेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और वहाँ के नौसैनिकों को ट्रेनिंग आदि सुविधाएँ दे रही थी। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, ये कंपनी इटली की एक कह सकते हैं स्टील्थ पनडुब्बी प्रौद्योगिकी वहाँ का निर्माण हो रहा था कतर और इटली के सहयोग से, उससे भी जुड़ी हुई थी। तो इन पे आरोप ये लगता है कि इन लोगों ने इजराइल के लिए जो है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकारें नहीं कह रही, लेकिन मीडिया में ये कह रहा है कि ये इजराइल के लिए ये लोगों ने इनमें इन गोपनीय पनडुब्बियों की सूचनाएं इजराइल तक पहुंचाई है। ठीक है। और ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हमास ने इजराइल पे एक बर्बरतापूर्वक आतंकवादी घटना किया है और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है और हमास का मुखिया कतर में है और हमास से कतर के संबंध किसी से नहीं छुपे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा देने वालों में खुले तौर पे है और वह जो अभी बंधकों का जो बात हो रहा है उसमें भी वो मुख्य निगोशिएटर के रूप में कतर अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है। यानी कतर एक देश है जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए या वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, खासतौर से जो एक्सट्रीमिज्म लोग, उनके साथ अमेरिका बातचीत करने के लिए इसलिए अपना सबसे नौसैनिक बड़ा जहाज़ का अड्डा भी वो कतर जो है उसने कतर में ही रख रखा है। ठीक है। चलिए, ये आरोप हो गए। अब हमने देखे कि ये आरोप तो ठीक है, लेकिन हमारे दोनों देशों के बीच संबंध क्या है। जैसे देखिए मामले इस तरह से पाकिस्तान से भी आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मामलों में अलग रहा है, क्योंकि जब इस तरह के मामले पाकिस्तान से आते थे तो पाकिस्तान तो जैसे कुलभूषण जाधव या मामले में हमारे कई बार पता भी नहीं चलता था, हमारे काउंसलर को एक्सेस भी नहीं देता था। लेकिन इस मामले में हमारे जो काउंसलर को एक्सेस भी दी गई है, हालांकि कुछ दिन बाद दी गई है, अक्टूबर में दिया गया था, मामला गिरफ्तारी अगस्त में हुआ था, फिर भी काउंसलर एक्सेस भी दी गई है और हमारे जो दूतावास के लोग हैं वो उनको सहयोग भी दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को ही भारत के राजदूत ने इन लोगों से मुलाकात की थी, या हो सकता है उनको पता चला गया हो कि भाई सज़ा होने वाली है, तो इसलिए पहले अपना जो भी हो यानी कोई मिलने और उड़ने पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे और कतर के संबंध एक फ्रेंडली देश के संबंध हैं। ठीक है। तो दोनों देशों के संबंध अगर देखा जाए कि इस मामले में क्या होगा, जैसे ये एडवर्सली देश में होता तो क्या होता, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता था या कुछ और कठिन हो जाती। लेकिन जब देश संबंधपूर्ण है तो हाँ, हालांकि ये मामला अगर ये जासूसी में होंगे, हम नहीं जानते क्या हैं, अगर ये मामले इसमें सच्चाई होगी तो निश्चित रूप से हमारे संबंधों को बिगाड़ने वाला होगा। लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसा नहीं है। क्यों हम माने कि ऐसा है? क्योंकि हमें पता नहीं है, तो हम तो मानेंगे कि हमारे देश के लोग ठीक ही थे। हो सकता है कि उनको किसी भी तरह के फंसाया गया हो या कोई और मामला रहा हो। ठीक है। क्योंकि जो एक ग्रे लाइन होती है उसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ना हमें उसकी कोई जानकारी रहती है, फिर इसलिए हम उसके वाइट लाइन को ही देख के अपना काम करें। ठीक है। दोनों देशों के बीच
मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। नवंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कतर की यात्रा करते हैं। इसके बाद रिश्तों में और सुधार हुआ है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कतर यात्रा थी। ठीक है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने 2015 में भारत का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद 2016 में कतर गए थे। और आपको आश्चर्य हो गया कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 बार दौरे हो गए थे, 2008 में और 2016 में। और सुषमा मतलब कह सकते हैं कि दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी पहली विदेश मंत्री थी जो कतर की यात्रा की थी, वो 2018 में की थी। ठीक है। यानी प्रधानमंत्री 2 बार हो आए थे हमारे देश के, वर्तमान में भी और इसके पहले मनमोहन सिंह जी भी, लेकिन विदेश मंत्री का दौरा 2018 में हुआ था। और जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं विदेश सचिव के रूप में भी दौरा कर चुके हैं और वो 2-3 बार दौरा इनका हो चुका है। यानी संबंध अच्छे हैं, कूटनीतिक संबंध अच्छे हैं। जहाँ तक आर्थिक संबंधों का जुड़ाव की बात है तो भारत 2021 में भारत कतर के लिए शीर्ष 4 निर्यात स्थलों में से एक था। यानी वो 4 देश जो प्रमुख उसको कतर निर्यात करता था उसमें से एक भारत है। और यह कतर के आयात के लिए शीर्ष 3 स्रोतों में से है। यानी कतर जो चीज़ें आयात करता था उसमें 3 लोगों में भारत भी था। ठीक है। यानी उसके आयात और निर्यात के लिए भारत महत्वपूर्ण है। भारत को एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कतर ही है और भारत के वैश्विक एलपीजी आयात का 48% से अधिक हिस्सा, यानी लगभग आधा हिस्सा जो है कतर से ही एलपीजी आता है। और भी हम बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एसिटिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, पॉलीथीन के जो मटेरियल्स होते हैं वो भी हम यहाँ से आयात करते हैं। ठीक है। और रक्षा सहयोग आधिकारिक तौर पर भारतीय कतर संबंधों के एक स्तंभ के रूप में वर्णित किया जाता है। भारत और कतर का जो संबंध है वो इतना, रक्षा संबंध को इतना महत्व दिया जाता है कि जब इसकी यात्रा के बाद ये भारत कतर रक्षा सहयोग 2008 में, नवंबर 2008 की यात्रा के दौरान जब मनमोहन सिंह जी गए थे तो भारत कतर रक्षा सहयोग समझौता हुआ था। और उसके बाद तो ये कहा जाने लगा था कि जो हमारा IDSA है, इंडियन डिफेंस स्टडी एकेडमी, वो कहता है, जिसे मनोहर पर्रिकर संस्थान बोलते हैं, उसने उस अध्ययन में कहा कि भारत ने केवल अपना वहाँ पे अब जो है सैन्य अड्डा ही नहीं खोला है, बाकी दोनों देशों के संबंध बहुत मजबूत हैं। तो रक्षा संबंध भी हमारे मजबूत हैं, आर्थिक संबंध भी हमारे मजबूत हैं। ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए कि भारत के जो वहाँ पे जो बाहरी लोग रहते हैं, जो वहाँ पे विदेशी लोग रहते हैं, उसमें प्रवासी जो लोग रहते हैं, आप देखिए कि कतर के पूर्व भारतीय राजदूत दीपा गोपालन ने कहा कि भारत कतर संबंधों को बढ़ावा देने में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका है। और वहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब 7 लाख, 7 लाख से अधिक भारतीय हैं। यही आगे कहती हैं कि वहाँ पे, क्योंकि ये भारत कतर संबंधों पर आने वाला पहला बड़ा संकट है, यानी ये संकट आने वाले भारत कतर संबंधों पर ये मानती हैं कि पहला बड़ा संकट है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे 7 लाख भारतीय रहते हैं और निश्चित रूप से ये उनके लिए जो है चिंता का विषय है और भारत के लिए भी चिंता का विषय है। और हमारे बीच आर्थिक घनिष्ठ संबंध भी हैं और निश्चित रूप से देखिए ये कह रही हैं कि उनकी जान बचाई जाए, इसके लिए उच्चतम स्तर पर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। और कई लोगों ने कहा, जैसे जो कई बार गोपनीय सूचना अधिकारी खुल के नहीं बात करते तो बताते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इटली वाला मामला था, तो जब नेवी वाले थे तो हम सरकार कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही, उसमें तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती ना। हाँ, सुनवाई होने के बाद अधिकार होता है। तो वैसे कतर के अमीर के पास भी वो हर साल वैसे भी रमज़ान और ईद के मौसम में समय में जो है दिन जो है बहुत सारे लोगों को वो क्षमा याचना करते हैं। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन ये भी है कि सरकार यानी भारत जो है, जो इनके परिवार के लोग हैं, इनके द्वारा क्षमादान के लिए अपील करेगी। और निश्चित रूप से उच्चतम स्तर तो कौन है, हमारे राष्ट्राध्यक्ष या शिखर लेवल पे बात की जाएगी तो इनको उम्मीद है कि इनकी जान बच जाएगी। और उम्मीद ही है, क्योंकि कुछ डिप्लोमेट्स तो ये कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कि वहाँ पे सजा दी जाए, जितने हमारे कतर के गहरे रिश्ते हैं। और कहीं ना कहीं कतर पे अमेरिका का भी संबंध है और हम अमेरिका के कितने महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। तो ऐसे में अब क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्या बातें हुई, अब वो नहीं पता है, लेकिन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने की संभावना लोग नहीं मान रहे हैं। हाँ, अगर इसको सही से टैकल नहीं किया गया तो दोनों देशों के संबंध में थोड़ा सा, ये चूंकि सबसे बड़ी चुनौती है हम भारत और कतर के संबंधों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको समझिएगा। इमोशनली हमें सोचना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि ठीक है, हमारे दोनों देशों के संबंध अच्छे हैं, इसलिए इस मामले को अच्छे से सुलझा लिया जाएगा।
ठीक है। अगला न्यूज़ है लोकसभा की आचार समिति, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ये हम लोकसभा की आचार समिति चर्चा में है इसलिए उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन जो बातें हैं वो दोनों आचार समितियों के, राज्यसभा के भी आचार समिति या एथिक्स कमेटी के लिए वही बात है, लोकसभा के आचार समिति के लिए भी वही बात है। ठीक है, तो मामला क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी जो लोकसभा की सांसद हैं महुआ मित्रा, उन पे उनके एक सहयोगी ने भाजपा के एक सांसद के जरिए आरोप लगाया है भ्रष्टाचार का, कि वो पैसा लेके जो है प्रश्न पूछा करती थी। ठीक है, और उसमें एक बिजनेसमैन का नाम है, और वो बिजनेसमैन, उसमें मामला ये भी है कि ये अपना जो प्रश्न पूछने वाला, जो हमने पीछे पढ़ाया है कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो जो पोर्टल का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो उस बिजनेसमैन को दे रखी थी, जो डायरेक्ट ही उनके बिहाफ पे प्रश्न पूछ देता था और बदले में ये उससे पैसे और आदि चीज़ें भी लेती थी। ठीक है, ये पूरा मामला है, इसलिए चर्चा में हुआ। कल जो है इस समिति ने जो है जो भाजपा के सांसद हैं श्री निशिकांत दुबे जी, उनको बुलाया है, और एक इनकी सहयोगी वकील है, नाम थोड़ा सा अटपटा है, उनको बुलाया है, और 31 अक्टूबर को सुश्री महुआ मित्रा जी को भी बुलाया गया है कि वो आए अपना पक्ष रखें। इसके बाद जो भी फैसला लेगा कमेटी, वो अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे। ठीक है, इसके बाद जो फैसला लोकसभा अध्यक्ष सदन से कहेंगे कि जो उनको लेना होगा वो लेंगे। ठीक है, आइए इसको जरा समझते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि अभी सांसद जी को, एक सांसद के ऊपर प्रश्न लेके, पैसा लेके प्रश्न पूछने का आरोप है, और ये सारा इनको 31 अक्टूबर को ये समिति बुलाई है। अच्छा, इस प्रश्न के पहले अगर लोकसभा के वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो जुलाई 2021 तक ही शायद इस फैसले कमेटी की बैठक, उसके बाद अभी एक तरह से देखा जाए तो 1.5-2 साल तक वो शांति से कोई चर्चा में नहीं रही, कोई बैठक नहीं हुई। लेकिन एकाएक चूँकि अब ये मामला आ गया है तो ये चर्चा में कमेटी आ गई है। ठीक है, समिति में नियुक्त की प्रक्रिया थोड़ा जान लें तो इस समय जो समिति में नियुक्त होते हैं वह, जैसे लोकसभा की समिति है तो लोकसभा से होंगे, राज्यसभा की समिति होगी तो राज्यसभा से होंगे। जो समिति के सदस्यों की नियुक्ति होती है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पे किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, राज्यसभा की समिति के में राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो भाजपा के सांसद हैं, क्योंकि अगर प्रतिनिधित्व से होगा तो लोकसभा में सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए अध्यक्षता उसी की होगी। तो सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास एक जिला है, एक संसदीय क्षेत्र है कौशाम्बी, वहाँ के सांसद हैं श्री विनोद कुमार सोनकर जी, वो इसके अध्यक्ष हैं। इसमें 6 भाजपा के सांसद हैं, उनके साथ 6 और भाजपा के सांसद हैं, इनमें 3 कांग्रेस और एक एक करके जैसे टोटल सांसदों की ये संख्या से ये कमेटी बनी हुई है। ठीक है, अगर इनके इतिहास को देख लिया जाए तो इनको लेके, आचार समिति को लेके पहली बार जो मांग उत्पन्न की गई थी, या जो इस पे प्रस्ताव आया था कि एक सांसदों के लिए एक आचार समिति या एथिक्स कमेटी भी होना चाहिए, 1996 में दिल्ली आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों के लिए नैतिकता पैनल या एथिक्स का विचार सामने आया था। और उपराष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 4 मार्च 1997 को उच्च सदन या राज्यसभा इसको कहते हैं। देखिए, जहां उच्च सदन आए वहां पे राज्यसभा या हाउस ऑफ स्टेट, और जहां निम्न सदन आए यानी प्रतिनिधि सभा या जनता से चुनी हुई सभा, और भारत के संसद के संदर्भ में लोकसभा आती है। ठीक है, तो उच्च सदन की आचार समिति का गठन किया गया था, यानी राज्यसभा की आचार समिति 4 मार्च 1997 को ही वो उन्होंने घोषणा कर दी थी, और मई 1997 में इसका उद्घाटन पहला इसने सत्र भी शुरू कर दिया था राज्यसभा की। लोकसभा की जहां तक बात है, अच्छा एक और कि विशेषाधिकार समिति पर जो नियम लागू होते हैं वहीं आचार समिति पर, यानी जो नियम संसद के इनके कार्य प्रक्रिया के लिए होते हैं, जो विशेषाधिकार समिति के लिए होते हैं वही आचार समिति के लिए होते हैं। ठीक है, अब जहां तक लोकसभा के बात है, लोकसभा में के मामले की बात है,
तो जो लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी या विशेषाधिकार समिति है उसने इसको लेके सुझाव दिया था कि इसमें इसके सदस्य 1997 में 1997 में 96 में वो बात हुई थी, 97 में राज्यसभा में बन गई थी। लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे वो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों की यात्रा करते हैं और एक सुझाव देते हैं कि एक भारत के जो लोकसभा के संसद सदस्यों के लिए भी एक आचार समिति या इथिक्स कमेटी होनी चाहिए, विशेषाधिकार समिति से अलग। ये क्योंकि विशेषाधिकार समिति के ही वो सदस्य थे, ये होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस समय लोकसभा ने कोई फैसला नहीं कर पाए थे। हालांकि 2000 में, वर्ष 2000 में जीएमसी बालायोगी जो अब नहीं रहे हैं, उन्होंने जो है एक एडहॉक कमेटी गठित की थी। एडहॉक मतलब एडहॉक होता है कि वो थोड़े समय के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होता। एडहॉक समिति का गठन 2000 में किया गया था। बाद में 13वीं लोकसभा में एक विशेषाधिकार समिति ने पुनः एक और कहा था कि एक आचार समिति के गठन का प्रस्ताव पारित किया था और 2015 में वही जो तदर्थ या जो एडहॉक कमेटी थी उसी को परमानेंट या स्थायी संसद की लोकसभा की स्थायी समिति कर दिया गया है। यानी देखा जाए तो राज्यसभा की समिति 1997 से लगातार स्थायी समिति है। मार्च 1997 में उसका जो है गठन का प्रस्ताव किया गया था और मई से वो उद्घाटित हो गई थी और 2015 से यह स्थायी समिति के रूप में लोकसभा की स्थायी समिति मतलब स्थायी समिति के रूप में ये हुई। उसके पहले 2005 में ये तदर्थ या एडहॉक समिति के रूप में थी। इसके पहले अगर जो महत्वपूर्ण कैश फॉर क्वेरी मामला था वर्ष 2005 में था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2005 के मामले में 11 सांसदों में वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 10 लोकसभा के, 1 राज्यसभा के सांसद थे। इसमें भाजपा के भी 4 या 5 या 6, जो भी मुझे नहीं पता है कि 4 या 5 सांसद थे, ठीक है। तो किसके थे, क्या थे, उसमें हमाम में सभी एक जैसे थे। तो मत ये सोचिए कि लोकसभा के 10 सदस्य थे और राज्यसभा के 1 सदस्य थे। इसमें घूस कांड बोला जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, पैसा लेके प्रश्न पूछने के मामले में वो लोग, इस पे आया था मामला। और उस मामले में जो लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोनों ने प्रस्ताव पारित करके उन लोगों को, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया था। जहां तक राज्यसभा का मामला है, उसने सदस्यता के लिए जो प्रस्ताव लाया था वह राज्यसभा के इथिक्स कमेटी है ना, राज्यसभा में जो इथिक्स कमेटी थी उसने जांच की थी और उसके रिकमेंडेशन पे राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को लाया था, ठीक। क्योंकि 2005 में तो राज्यसभा की इथिक्स कमेटी बन गई थी, लेकिन लोकसभा की इथिक्स कमेटी नहीं थी। वो तदर्थ थी तो वो बनी थी और चली गई थी, ठीक है। तो इसलिए इस मामले में जो मामला था, लोकसभा के मामले में जहां तक मामला था, ठीक है, उसके लिए जो है एक बंसल समिति का गठन किया गया था। वो संसद के सदस्य थे, उनकी अध्यक्षता में किया गया था। उसके आधार पर लोकसभा ने भी ये प्रस्ताव पारित करके इन लोगों को हटा दिया था, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का मामला है, इसलिए ये मामला भी आपको याद रखना चाहिए कि 2005 में 11 सांसदों की सदस्यता जा चुकी थी। हालांकि जो लोकसभा के महासचिव रहे हैं, पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य, उनका कहना है कि उस समय जो है चूंकि स्टिंग ऑपरेशन था, सबूत थे, सारा चीज़ था, इसलिए उस मामले में फैसला हो सका था। लेकिन इस मामले में चूंकि पैसा का ट्रेल आपको दिखाना पड़ेगा कि पैसा दिया गया नहीं दिया गया, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि कल के सुनने के बाद आचार समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि इस मामले में जो आईटी मंत्रालय है या जो और जो एजेंसियां हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। जैसे ये मामला वहाँ के बिजनेसमैन ने कहा कि इन्होंने पासवर्ड और आईडी दिया है, तो अब ये होगा कि क्या ये कहाँ पे खोजा गया। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़, रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी आईटी मंत्रालय के जो अधिकारी चाहें तो आसानी से जान सकते हैं कि इनके पासवर्ड का कहाँ, कैसे, किसके जरिए हुआ था। तो ये टेक्निकल मदद ले सकते हैं और वो लेंगे, ठीक है। तो ये मामला है। अब मामला है कि आचार समिति में शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, प्रक्रिया ये है कि दोनों जो समितियां हैं, आचार समिति, यह जो है इसमें सांसद के किसी भ्रष्टाचार, कदाचार का मामला होता है तो इसमें एक तो संसद सदस्य स्वतः से कर सकता है या कोई आम व्यक्ति, जैसे आपको लगता है कि आपका कोई सांसद या कोई और भी सांसद आपको लगता है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसकी शिकायत अगर आपको करना है तो आप
इस समिति से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी और संसद सदस्य के मार्फत जाना पड़ता है और आप एक एफिडेविट देंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि ये जो शिकायत कर रहे हैं वो झूठी नहीं है, परेशान करने के लिए नहीं है, तुच्छ नहीं है। तो ऐसे जैसे अभी देखिए जो उनका सहयोगी है महुआ मित्रा, वो डायरेक्ट नहीं, उनको किसी सांसद की ज़रूरत पड़ी है और हलफनामा और एफिडेविट के साथ। जैसे इसी तरह का एफिडेविट जो बिजनेसमैन है नंदानी ग्रुप के जो CEO हैं उनके द्वारा भी आया है, ठीक है, उनको भी बुलाया जा सकता है कि हम झूठी शिकायत नहीं है। एफिडेविट मतलब हलफनामा ये दिया जाता है कि हाँ हमने जो बातें कही है वो सत्य है, ठीक है। और अगर कोई सांसद शिकायत करता है तो उसके लिए हलफनामा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद अगर ये तो कोई व्यक्ति और सांसद कर सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी मामले को या राज्यसभा का सभापति किसी भी मामले को भेज सकता है। ये समिति, ध्यान रखना है कि मीडिया या न्यूज जैसे किसी मामले को लेकर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती है। जैसे कोर्ट होता है ना, मणिपुर वाला मामला था, हालांकि मामला पहले से भी चल रहा था, लेकिन मणिपुर वाले जो मामला था जिसमें उस महिला को निवस्त्र करके घुमाया गया था, उसको देख के जो है हमारे CGI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनकी कमेटी ने, उनकी बेंच ने इसको सुमोटो लेके मामले को शुरू किया। ये अधिकार है न्यायालय को, है ना। लेकिन ये कमेटी सुमोटो लेके अपने से मामले नहीं करती है और न ही अगर कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो उसमें कर सकती है, ठीक है। तो ये दोनों मामलों को छोड़ के बाकी जो मामले इसके लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्षों द्वारा, सदन के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है या जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी संसद सदस्य के मार्फत हलफनामा द्वारा दिया जाता है या किसी संसद के सदस्य द्वारा दिया जाता है, उस पर यह कमेटी प्राइमरी फेसिया जांच करती है और उसको लगता है कि ठीक है तो फिर उस मामले को आगे बढ़ाती है, उस पर अपना यही पक्ष लेती है जैसे अभी प्रक्रिया चल रही है। और उसके बाद जो भी निर्णय होता है वो सदन के अध्यक्ष के पास, यानी अगर लोकसभा की आचार समिति होगी तो लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा की आचार समिति होगी तो राज्यसभा के सभापति के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। और समिति जो है, क्या जो कार्रवाई आती है, समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है जो सदन से पूछता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। यानी अभी जो रिपोर्ट आएगा उस पर सदन की राय ली जाती है। इस पर आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान होता है और अंततः जब कुछ होता है, जैसे राज्यसभा का पिछला 2005 के मामले में रिपोर्ट आई थी तो राज्यसभा ने उस रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पास करके, और जैसे अगर ये रिपोर्ट आती है और इसमें दोषी ये ठहराए जाते हैं, अगर लगता है तो बिल्कुल जो है इससे चर्चा होगी, सदन इसको प्रस्ताव पारित करके अपने सदस्य को अनुदंडित कर सकता है, ठीक है। इन्हीं जैसे इसी तरह की अब एक आचार समिति है और एक मतलब इथिक्स कमेटी है, आचार समिति, और एक है विशेषाधिकार समिति या प्रिविलेज कमेटी। दोनों कमेटियां लोकसभा या अपने अपने सदनों से जुड़ी हुई होती हैं। दोनों का कार्य लगभग ओवरलैप करता है, इसलिए इन दोनों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, जो आचार समिति है यानी इथिक्स कमेटी और विशेषाधिकार कमेटी या जो प्रिविलेज कमेटी है, इन दोनों मामलों में संसद के किसी भी जो सदस्य का भ्रष्टाचार का मामला भेजा जा सकता है, ठीक। दोनों पहलू, दोनों में अगर कोई संसद के भ्रष्टाचार का मामला है तो आचार समिति में, इथिक्स कमेटी में भी भेजा जा सकता है और विशेषाधिकार समिति को भी भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन विशेषाधिकार समिति कुछ मामलों में आचार समिति से अलग क्यों है? क्योंकि आचार समिति में केवल संसद के यानी जो सांसद होंगे उन्हीं की शिकायत की जा सकती है कि उनके व्यक्तिगत आचरण से जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ी बातें की जा सकती है। लेकिन जो विशेषाधिकार समिति है वो संसद के किसी सदस्य के आचरण की तो जांच कर ही सकती है। अगर किसी और व्यक्ति या संस्था द्वारा भी कुछ ऐसा किया गया जिससे संसद की गरिमा प्रभावित होती है तो उस मामले के लिए भी यह विशेषाधिकार समिति ऑथराइज्ड है। यानी विशेषाधिकार समिति के पास आचार समिति से ज़्यादा पावर है। वह संसद के सदस्यों के पर भी अपना अधिकार उस पर अब जांच आदि कर सकती है और जो संसद के सदस्य न हों, अगर उनके द्वारा भी उन पर भी कोई विशेषाधिकार का मामला आता है कि कोई सचिव है, कोई अधिकारी है, कोई कुछ भी संस्था है, कोई आम व्यक्ति है, अगर उसने संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है तो वो उस पर भी जाँच कर सकती है। जबकि आचार समिति केवल और केवल किसी संसद के सदस्य
के मामले में, कथित भ्रष्टाचार के मामले में ही जांच कर सकती है। बाकी जहां तक पहले ही देखा था कि जो विशेषाधिकार समिति के नियम हैं वही आचार समिति के नियम के लिए भी लागू होते हैं, ठीक है। और एक मामले में यह महत्वपूर्ण ये है कि जो आचार समिति होती है वह किसी संस्था के किसी सदस्यों के आचरण और सदाचार को महत्वपूर्ण बनाती है, और जो विशेषाधिकार समिति होती है इसका कार्य है संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा की रक्षा करना। यानी ये इंडिविजुअल सांसद, यानी इस विशेषाधिकारों का आनंद व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भी और साथ साथ संपूर्ण सदन द्वारा भी लिया जा सकता है। यानी जो विशेषाधिकार समिति होती है वो संसद की स्वतंत्रता, संसद या संसद सदस्यों की स्वतंत्रता, अधिकारों और गरिमा की रक्षा के लिए प्रयासरत रहती है, और वो जो आचरण समिति है वह संसद सदस्यों के सद आचरण के लिए या कदाचार के मामले को देखने के लिए रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो विशेषाधिकार समिति है इसका दायरा आचार समिति से ज़्यादा है, लेकिन चूंकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उनमें सांसदों के कुछ विशेष आचरण से जुड़ा होता है, इसीलिए आचार समिति या इथिक्स कमेटी का डिज़ाइन किया गया था, और इसीलिए लोकसभा की जो विशेषाधिकार समिति इसके सदस्यों ने भी 2 बार इसके लिए किया था, और अंततः उन्हीं के रिकमेंडेशन पे 2015 में इसे लाया गया था स्थायी समिति के रूप में, ठीक है। तो ये रहा आपका मामला। अगला न्यूज़ जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ है, वो है भारत जापान के बीच में जो सेमीकंडक्टर के आपूर्ति श्रृंखला के लिए सहयोग के लिए जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन या सहयोग समझौता हुआ था उसको रेक्टिफाई किया गया है। भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है, ठीक है। जहाँ तक आपको सेमीकंडक्टर है, तो देखिए सेमीकंडक्टर एक तरह से ऐसी आप कह सकते हो कि केमिकल कंपाउंड होते हैं या ऐसी धातुएं होती हैं, एक तरह से धातु ही नहीं कह सकते क्योंकि धातुएं ही चालक होती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कभी कभी चालक का गुण प्रदर्शित करता है और कभी कभी अचालक, कुचालक का, यानी उसको अर्धचालक कहते हैं कि कभी वो करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को पास होने देता है और कभी वो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देता है, ठीक है। यानी न वो पूर्ण चालक है न पूर्ण कुचालक है। इसी गुण का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है या इलेक्ट्रॉनिक्स में 0-1 पे चलती है। 0 मतलब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई नहीं या पावर सप्लाई नहीं, 1 मतलब पावर सप्लाई। तो उसके लिए 0-1 कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो 0-1 पे यानी कभी सप्लाई करे कभी ना करे। इसके लिए जो हमारा सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ज़्यादातर चिप जो है सेमीकंडक्टर, ज़्यादातर क्या चिप्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर पे ही होते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उपकरण का वो जान होते हैं, ठीक है। और आज हम जिस तरह से जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्व तो किसी से छुपे हुए नहीं है। आज हमारी क्लास आप तक पहुंच पा रही है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व है तो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर का महत्व है। और सेमीकंडक्टर को लेके पहले तो कोई इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन क्योंकि चिंता तब उत्पन्न हुई जब कोरोना आया, और कोरोना में दुनिया भर की सप्लाई चेन प्रभावित हुई, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेके देखा जाए तो जो 2 चीन हैं, एक जो मेनलैंड का चीन जिसको हम चीन समझते हैं, और एक ताइवान, ये दोनों ही एक तरह से कह सकते हो कि इनका बादशाहत है सेमीकंडक्टर या रेयर अर्थ मेटल को निर्माण के लेकर और उसको चीज़ों को लेके। ऐसे में जब वहाँ पे लॉकडाउन लगा, सब कुछ लगा, तो ये पूरा सेमीकंडक्टर का जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हुआ, वो तबाह हो गया। और ऐसे में दुनिया के देशों ने अपनी इसको सोचना शुरू किया कि कहीं ना कहीं हमें चीन का ये जो विकल्प है, ख़ास तौर से ये सेमीकंडक्टर और भी चीज़ों में, सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं और भी चीज़ों में हमें चीन का विकल्प बनना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। भारत ने भी वही सोचना शुरू कर दिया था कि हमें चीन के जैसे विकल्प बनना होगा। जैसे अभी कहा ना कि नीति आयोग ने जो है चीन से होने वाले जो सप्लाई चेन, वो भी महत्वपूर्ण सप्लाई चेन जो इंटरमीडिएट गुड हैं, इंटरमीडिएट वस्तुएं हैं, जैसे ये सेमीकंडक्टर चिप क्या है, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के निर्माण में जैसे लैपटॉप, मोबाइल या इस तरह की चीज़ों में किया जाता है। तो इसके लिए यह चालू हुआ था कि इसको कैसे किया जाए। इसमें जो है भारत अपने लाइक माइंडेड देशों को, जैसे जापान है,
साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, तो इन सारे देशों के साथ बात कर रहा है। जापान के साथ इसको श्रृंखला में सहयोग के लिए समझौता भी कर लिया है। अमेरिका के साथ भी भारत ने जो है समझौता कर रखा है और उसके दिशा में प्रयोग अभी जो G20 में आए थे तो उसको फिर से रेटिफाई किया गया था। प्रधानमंत्री जब गए थे स्टेट विजिट पे तो उस पर चर्चा हुई थी, और जब प्रेसिडेंट बाइडेन G20 सम्मेलन में 8 तारीख को आए थे, 9 सितंबर को हो रहा था, तो 8 तारीख को ही आते ही इस तरह के सौदों को उस पर रेक्टिफाई कर, इस पर मतलब उस पर पुनः विचार, मतलब उस पर ध्यान कि कैसे और उसको ध्यान लागू किया जाए, उस पर चर्चा की गई। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में समझिएगा कि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को कि जो सेमीकंडक्टर को लेके जो चुनौतियां हैं सप्लाई चेन की, अब किससे है तो जान ही गए हैं, चीन से है, उसको मदद करने में, उसको पूरी चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। और दूसरा, दुनिया जो सप्लाई चेन के लिए चीन का विकल्प ढूंढ रहा है उसमें भारत उसके में भी मदद करेगी। एक तो अपनी ज़रूरतों में भी मदद करेगी और जो हमारे लिए अवसर आ रहे हैं उसमें भी ये मदद करने वाला समझौता है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है देख लेते हैं इसको जल्दी बाकी चीज़ें इसमें जितना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है, और वाणिज्य मंत्रालय सेमीकंडक्टर में सुधार के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का इरादा रखता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, यह समझौता जो है हस्ताक्षर जब तारीख हो गया, जब उसमें उसके बाद 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा। ठीक है, इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत सरकार जैसे ये समझौता कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है भारत में, और भारत जो है खुद को एक इंटरनेशनल जो सेमीकंडक्टर है या पूरे वैसे आपूर्ति श्रृंखला में खुद को अपना महत्व दर्शाना चाहता है, क्योंकि दुनिया तो चाह रहे हैं, दुनिया तो फ्रेंडली देशों में या ऐसे देशों में चाह रहे हैं जो चीन का विकल्प बन सके, और भारत उसके लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए अपने आप को कई सारे प्रोग्राम से लैस कर रहा है। उसमें देखिए कि भारत ने अभी हाल ही में जो है भारत ने स्थानीय चिप विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 अरब डॉलर की PLI योजना, प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में शुरू की गई है। साथ ही भारत चिप आपूर्ति श्रृंखला पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी काम कर रहा है। G20 के सम्मेलन के पहले जो है दोनों देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में वैश्विक अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर अपना रुख दोहराया गया कि इन दोनों देश आपस में काम करेंगे कि वैश्विक स्तर पे जो अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला है उसके निर्माण के लिए लोग प्रयास करेंगे। अमेरिका की कंपनी माइक्रॉन है, वो गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण के लिए प्रयास कर ही रही है। फॉक्सकॉन है, वो वेदांता के साथ सहयोग कर रही थी, हालांकि वो अलग अलग होकर फिर से करना शुरू हो गई हैं। कल भी बताया था कि अब जैसे ताइवान में चुनाव है और फॉक्सकॉन पे जो है वहाँ का जो अभी राष्ट्रपति हैं वो जीत सकते हैं, जो वहाँ का विपक्ष है उसको चीन का समर्थक माना जा रहा है। ठीक है, और ऐसे में अगर फॉक्सकॉन के मालिक कहें कि हम भी चुनाव में खड़े होंगे, तो ये लग रहा है कि अगर ये चुनाव में खड़े होंगे तो जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो पुनः जीत जाएंगे। तो ऐसे में चीन इनके कंपनी, चूँकि उनकी कंपनी को लेकर कई सारा जांच और पड़ताल शुरू कर दिया है, तो ये माना जाता है कि जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फॉक्सकॉन और भी प्रभावित होगा कि वो कहाँ निवेश करे, वो भारत में निवेश करे, क्योंकि जिसको वो प्रमुख निर्माण करता है जिसका, या जिसको वो प्रमुख अपनी जो उपकरण सुनिश्चित कराता है एप्पल, वो अपने मोबाइल फ़ोन को भारत में ही निर्माण करने के लिए जो है निर्माण करना शुरू कर दिया है और भारत को ही वो आधार बनाना चाहता है एप्पल। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि में देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री 2018 में ही जापान यात्रा के दौरान डिजिटल ICT प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्यान देते हुए अक्टूबर 2018 में ही प्रधानमंत्री मोदी जापान यात्रा के दौरान डिजिटल ICT प्रौद्योगिकियों पर आधारित भारत जापान डिजिटल साझेदारी की शुरुआत कर दी गई थी। उसी समय से 2018 से ही प्लानिंग चल रही थी। आपको आश्चर्य होगा, जैसे जो दवाओं का API वाला है, इसको लेके जो नीति आयोग है और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है
उसमें भी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने जो है विभिन्न मंत्रालयों को बहुत पहले ही लिख दिया था कि चीन पे जो दवाओं की हमारी इतनी, ये कोरोना के पहले 2015-16 की बात बता रहे हैं, उसी समय ये बता दिया गया था कि चीन पर हम दवाओं के जो एक तो होता मेन रसायन, उसको छोड़ के जो बाकी चीज़ें मिलाई जाती हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, उसको बोलते हैं API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API। उसको लेके चीन पे निर्भरता कहीं ना कहीं भारत के लिए रणनीतिक महत्व का विषय, रणनीतिक सुरक्षा के लिए चिंता या रणनीतिक रूप से चिंता का विषय है। लेकिन मंत्रालयों ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। बाद में जब कोरोना काल के बाद ये बात आई तो प्रधानमंत्री ने उस बात को सभी मंत्रालयों में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद अगर कोई बात कहती है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो दीर्घकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करती है। तो शायद उसी लिए प्रधानमंत्री को भाई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सलाह देती है, अब कुछ मंत्रालय उस पर काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनका काम है कि वो सुरक्षा के दृष्टि से दीर्घकालीन चुनौतियों पर ध्यान दे। तो उसी संदर्भ में 2018 में ही भारत जापान डिजिटल साझेदारी हो गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर और निर्माण के लिए बहुत सारे, अभी बताएं कि प्रोडक्ट लिंक स्कीम शुरू हो गया है। और कह सकते हैं कि जापान और भारत, यानी जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, ये जापान के साथ ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों के साथ भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार प्रयासरत है। इसी संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि जो MOC के माध्यम से जापानी और भारतीय कंपनियों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाया जाना और भारत जापान के बीच परस्पर लाभकारी सेमीकंडक्टर की व्यावसायिक अवसरों और साझेदारी की दिशा में ये एक कदम है। यानी जो ये कदम उठाया गया है, इस तरह के प्रयास 2018 से ही चल रहे हैं। कोरोना काल के बाद और भी सारी चीज़ें हुई, जैसे कोरोना काल के बाद दुनिया के अन्य देशों ने चीन का विकल्प भारत को मानना शुरू कर दिया था कि चीन के साथ हमें विकल्प, जैसे बताए थे कि नियर शोरिंग, फ्रेंडली शोरिंग, जो है लोकलाइजेशन, यानी आसपास के देशों में निर्माण करना है या दुनिया के जो मित्र देश हैं उनके साथ निर्माण करना है, या जो स्थानीय स्तर पर निर्माण करना। भारत सरकार स्थानीय स्तर पे तो कर ही रही है, इसलिए कर रही है कि जो हम उन अमेरिका या इस तरह के जो मित्र देश हैं वो हमारे यहाँ से अपने सप्लाई चेन के लिए निर्भर रह सकें। क्यों? क्योंकि भारत की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वैश्विक संबंधों को लेकर, वो हमेशा बेहतर रहा कि किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में भारत ने कभी, जैसे कोरोना काल में ही दुनिया ने चीन को भी देखा और भारत को देखा और दुनिया को भी देखा। जैसे भारत के विदेश मंत्री जब साउथ अफ्रीका सम्मेलन हो रहा था उसमें कहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का सही समझ तो हमको कोरोना के समय समझ आया। जिन देशों ने हमें बताया कि दुनिया एक गांव है, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे थे, जब ज़रूरत थी तो वो गायब हो गया था। कौन दिख रहा था? भारत। भारत अपनी ज़रूरतों को भी देख रहा था, अपने यहाँ की जो कह सकते हो कि वैक्सीन है वो दुनिया के गरीब देशों को भी दे रहा था, खाद्यान्न संकट में खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रहा था। तो ये बताया जा रहा है कि भारत का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि दुनिया की ये देश मानते हैं कि भारत जो है कि जो सप्लाई चेन रहेगी उसमें चीन से बेहतर विकल्प रहेगा, वो फ्रेंडली देश रहेगा। इसलिए ये सारे पहल किए जा रहे हैं भारत को दुनिया के, कह सकते हो कि नवीन सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। ठीक है, सेमीकंडक्टर उसका एक सबसे महत्वपूर्ण रूप है। ठीक है, चलिए आज का इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। नमस्कार।